नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। समकालीन हिंदी कथाकारों में संतोष श्रीवास्तव एक चर्चित और लोकप्रिय नाम है। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी यहाँ सपने बिकते हैं। भला सा नाम था उस फ्लाईओवर पुल का, जिसके परली तरफ 2 मंजिले मकानों की कतारें थीं, जिनकी बालकनियां पुल की तरफ खुलती थीं। शाम का समय, बेहद व्यस्त पुल, गहराते आसमान में ध्रुव तारा चमक रहा था और ऐन सामने थी उसकी बालकनी, जिसके समानांतर बिजली के तार पर एक टूटी पतंग लटक रही थी। 2/26। हाँ, ये नंबर है उसके मकान का। मिथिलेश दयाल ने पत्रकारिता का अपना झोला कंधे पर सीधा किया और घंटी के बटन पर उंगली रख दी। कदमों की आहट और चूड़ियों की खनखनाहट ने मिथिलेश को मजबूर कर दिया कि वह अपने माथे और होठों के ऊपर आए पसीने को पोंछे। अपनी सफल पत्रकारिता पर मिथिलेश को शक न था, पर इस इलाके में आना और एक कॉल गर्ल का साक्षात्कार उसका पहला अनुभव था। दरवाज़ा खुला। आप अखबार से आए हैं? जी, मिथिलेश दयाल। आइए, अंदर आइए। बादामी चिकन के सलवार कुर्ते में उसकी भरी भरी लुभावनी काया, बाएं हाथ में ढेरों चूड़ियां, दाहिना हाथ खाली ठूंठ सा, कमर तक लंबे खुले लहराते बाल और गोरा मोहक चेहरा। कुल मिलाकर दिलचस्प व्यक्तित्व था उसका। उसने सोफे पर बैठने का इशारा किया और ट्रे में पहले से ढका पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। पानी पीते हुए मिथिलेश ने एक नज़र कमरे की सजावट पर डाली। एक आम मध्यम वर्ग का सजा सजाया बैठक नुमा कमरा ही तो था वह भी आम औरतों जैसी ही, किंतु फिर भी खास। खास उसका कमरा भी। मिथिलेश की नज़र भी खास बनकर उस कमरे को तौल रही थी। कोने में रखे कांच के टेबल पर रखा लाल फोन। इस फोन पर कितने अपरिचितों के बुलावे पर वह अपने तन को सजाकर पहुंचती होगी उनके शयन कक्ष में। सिहर उठी मिथिलेश। अपने बदन पर कई कई छिपकलियों के रेंगने का एहसास हुआ जैसे। क्या लेंगी? चाय, कॉफ़ी? पत्रकार तो चाय ही अधिक पीते हैं, है ना? तब तक आप यह पत्रिका देखिए। और जवाब का इंतजार किए बगैर वह एक फिल्मी पत्रिका उसे देती हुई अंदर चौके में चली गई। फिल्मी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर आज के सुपरस्टार रोहित की तस्वीर थी। तस्वीर पर हाथ फेरती वह रोमांचित हो उठी। पिछले हफ्ते अखबार के संपादक संदीप जी ने रोहित के विषय में जो कुछ बताया था, उसी का परिणाम था आज का साक्षात्कार। इस साक्षात्कार के लिए कितना वक्त लगा था प्रश्नों को तैयार करने में, कितनी सावधानी, चूक की बिल्कुल गुंजाइश न हो। हालांकि यह ओस की बूंद को पकड़ने जैसा प्रयास था, यह जानते हुए भी कि हाथ लगते ही बूंद बिखर जाएगी। पर इस बिखराव में से ही तो सार खोजना था मिथिलेश को। वह चाय बना लाई थी, प्लेट में बिस्किट और नमकीन भी। जब से मालूम हुआ था कि आप आएंगी, मैं आपको अपने हाथ से बनाकर कुछ स्पेशल खिलाने वाली थी, पर संकोच होता रहा। क्या पता आपको अच्छा न लगे? मिथिलेश मुस्कुराई। नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगता? मुझे तो अभी ही इतना अच्छा लग रहा है। इतनी आत्मीयता, वरना हम पत्रकारों से लोग बड़ी औपचारिकता से मिल पाते हैं। उसने चाय का अंतिम घूंट भरा और सोफे पर आराम से टिक गई। तो आपका अखबार मेरा साक्षात्कार छापेगा, लेकिन क्यों? अभी ही क्या कम फिक्रे उछाले जाते हैं हम पर? कोई कसर बाकी है क्या? मिथिलेश दंग थी भाषा पर उसके अधिकार से। साफ सुथरा शिष्ट उच्चारण, पानी सी रवानगी। मिथिलेश ने डायरी और कलम संभाल ली। एक बात बताऊं मिथिलेश जी, जब भी समाज में सुधारवादी संगठन सिर उठाते हैं, हमारे दरवाजों पर दस्तक होती है, कैमरे चमक उठते हैं। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं वे समाज को? किसे सुधारना चाहते हैं? क्या मैं समाज से सताई गई हूं? मुझे तो उस दीपक की लौ ने जलाया है, जिसका दावा था कि वह मेरे जीवन का अंधकार दूर करेगा। एक अदद पति था मेरा। था क्यों? है।
आप सब जानते हैं कि कितने ठाठ से जी रहा है वह। उसकी सफलता शानो शौकत से रश्क होता है ना। पर इस सफलता, इस शान शौकत की तह में मेरी जवान काया दफन है। पता है किसी को? जैसे कुएं की गहराई में उतरकर उसकी आवाज आ रही हो। शादी के बाद रोहित मुझे मुंबई ले आए थे, बल्कि यूं कहिए कि हमारा हनीमून भी मुंबई में ही मना था। अपनी उम्र के 12वें साल से माइग्रेन और डिप्रेशन से पीड़ित मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। रोहित की मौजूदगी में अपने दर्द भूल जाती थी। लेकिन रोहित मुब्तिला थे फिल्मों के लिए संघर्ष में। चकाचौंध से भरी इस दुनिया में प्रवेश पाने के लिए रोहित ने तरह तरह की मुद्राओं में तस्वीरें खिंचवाई थी। पूरा फोटो सेशन ही करा डाला था। फिर उन तस्वीरों का एल्बम बनाया, बायोडाटा टाइप कराया और रोज सुबह 8 बजते ही प्रोड्यूसरों के दरवाजों पर दस्तक देने एल्बम और बायोडाटा से लैस घर से निकल पड़ते। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने अलमारी में बंद कर दी। जिस डिग्री के सहारे बाबू की डूबती सांसों ने रोहित को मेरे लिए चुना था और बड़े फक्र से सबको बताया था कि मेरा दामाद इंजीनियर है, किंतु फिल्मी दुनिया ने रोहित के पंख उगा दिए थे और वे अपनी काबिलियत से पाई डिग्री त्याग आकाश में उड़ने की साध लिए पंख तौल रहे थे। बचपन से ही एक उदास, जानलेवा और असुरक्षा की स्थिति में मैं सहजता से नहीं जी पाई थी। लेकिन इतना पता था कि फिल्मों के प्रति जैसा आकर्षण है सब में, वैसा तब न था। फिल्मों के लिए अच्छी धारणा नहीं थी मन में। एक दूसरी जिंदगी नजर आती थी इस दुनिया में, गैर खानदानी और महज मनोरंजन देने वाली, जवान लड़के लड़कियों को बिगाड़ने वाली। हे भगवान, कहाँ की लत लग गई रोहित बाबू को। ढंग से नौकरी करते, हमारी मुनिया बिटिया सीधी सादी, कहाँ खपेगी इस दुनिया में। बाबू की मेरे प्रति असुरक्षा की चिंता, मेरा माइग्रेन का दर्द। बाबू, मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़ दो। मैं तो वहां भी सुरक्षित नहीं थी, तुम्हारे पास। बाबू, मैं थक चुकी हूं और निरंतर नियति से टकराकर रोहित के बंधन में अपना नीड़ खोज रही हूं, जो मुझे आराम दे, चैन दे। मैं रोहित की प्रत्येक जरूरत का ध्यान रखती। दिन भर के संघर्ष से थककर रोहित की झपकी लग जाती तो हौले से अपनी गोद में उनका सिर दुबका लेती। ओह, कैसा अभिभूत कर देने वाला पल होता वह। लगता सारा भुवन मेरी गोद में सिमट आया है, जिसमें हवाएं, झरने, नदी, पर्वत, आकाश, चांद, तारे सब तो हैं। ऐसी तो कभी खिंची नहीं किसी की ओर, जैसी उनकी ओर खिंच रही थी मैं। उनका स्पर्श मदहोश कर डालता। मैं दिन भर उस स्पर्श को महसूसती, गुनगुनाती रहती। मुझे उनके बदन के पोर पोर से प्यार हो गया था, उनके हृदय से, उनकी आत्मा से। बहुत शुरुआत के चंद दिन जो बिल्कुल मेरे अपने थे और जिनमें रोहित मेरे लिए जिए थे। सागर के किनारे भुरभुरी रेत पर बैठे हम दोनों पश्चिमी आकाश में लुभावनी गेंद जैसे सूरज को देख रहे थे। बदलते रंगों का सागरीय जल, सफेद फेन युक्त लहरें और चहचहाते पक्षी। धीरे धीरे सूरज का गोला सागर में समा गया। मैं शर्मा गई, मानो रोहित के सीने में मैं दुबक गई हूं। अगर मैं चिड़िया होती तो चारों दिशाओं को उनके नाम की गूंज से भर देती। अंधेरा गहराने लगा। सागर उर्मियां तट पर मचल मचल कर सिर पटकने लगी। तट की रेत सिहर सी गई। फिर उसमें से एक कुलबुलाता केकड़ा निकला और अपने पतले डगों से तेजी से चलने लगा। मैं डरकर उनके नजदीक सरक गई। वे मेरी ओर देख हंस पड़े। केकड़े से डर गईं और मेरी कमर में अपनी बाह डाल फिरकी सी ली। डरपोक, मैं आश्वस्त, भरोसे से पूर्ण। बाबू नाहक मेरे भविष्य को लेकर चिंतित हैं। रोहित हैं तो मेरे साथ, मेरे रोम रोम को सुरक्षा देते। रोहित शांत तारा को टकटकी बांधे देखते हुए बोले, बहुत जल्द मुझे फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश मिल जाएगा। फिल्म साइन होते ही देखना क्या कमाल दिखाऊंगा मैं। राज करोगी तुम, ऐश ही ऐश।
रोहित की आंखों में लहराता निस्सीम सागर था। मैं डर गई। डर डूब जाने का न था, बल्कि उसकी खौफनाक लहरों की चपेट में आने का था। शाम गहराते ही सागर तट से लगी चौड़ी व्यस्त सड़क की बत्तियां जादुई आभास देने लगीं। सड़क के उस पार रेस्तरां सजने लगे। महंगे रेस्तराओं के सामने महंगी कारों में बैठे आइसक्रीम खाते जोड़े और उनकी कार की खिड़की को टकोरता फूलों के गुच्छे लिए छोकरा। सब कुछ अरेबियन नाइट सा तिलिस्मी लगता। मेरा मन होता है रजनीगंधा के फूल खरीदूं और घर का कोना कोना महका दूं। रोहित ने फुटपाथ पर बैठी मराठी लड़की से जूही की वेणी खरीदी और मेरे बालों में मोती की लड़सी जड़ दी। फिर मेरी हथेलियां अपने हाथों में भर मसलने लगे। मदहोश सी मैं कैसे रास्ता पार हो गया पता ही न चला। लेकिन यह सब तो बहुत शुरुआत के दिनों की बातें हैं। फिर फिल्मों के लिए संघर्ष का कठिन दौर। रोहित मुझे समय नहीं दे पाए। उनकी थकान निराशा को देख मैं भी अपने भावनाओं को जब्त किए रही। लेकिन अकेलापन मेरे माइग्रेन के दर्द को और जानलेवा बनाने लगा। दिन भर माथे पर दुपट्टा कसकर बांधे रहती। उस शाम भी दुपट्टा कसा था, आंखें मूंदी थी। लेकिन रोहित खुशी से छलके पड़ रहे थे। उन्हें हिट फिल्मों के प्रोड्यूसर ने अपनी नई फिल्म के लिए साइन किया था, जिसमें उन्हें हीरो के दोस्त का रोल मिला था। खोलो यार ये दुपट्टा उपट्टा, आज तुम्हारे रोहित को मंजिल मिल गई। अब देखना जाने मन, क्या धांसू एक्टिंग करूंगा कि बस। रोल तो 10 मिनट का ही है तुम्हारा। ओफो, कर दिया ना बेड़ा गर्क। यार 10 मिनट ही सही, मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका तो मिला। देखना, यही प्रोड्यूसर एक दिन मुझे हीरो का रोल भी देगा अपनी फिल्म में। रोहित की आंखों में फिर वही निस्सीम सागर ठाठे मारने लगा। मेरा दिल धड़क उठा। मैं इस दुनिया से अपरिचित थी, पर इतना जानती थी कि इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नहीं है। फिल्म चले तो चले, वरना कौन पूछता है। उम्र बीत जाने पर नौकरी भी नहीं मिलती। और बुढ़ापा, कितने अपने समय के सफल हीरो हीरोइन गुमनामी की जिंदगी जीते हुए तिरस्कृत, लाचार, अर्थहीन बुढ़ापा गुजार रहे हैं। जैसे बाबू, वे वकालत करते रहे। केस मिले तो मिले, नहीं तो घर के सुरसा के मुंह से खर्चों में उनकी सरकारी फीस तक स्वाहा होती रही। न कोई भविष्य निधि, न पेंशन। लाचार बुढ़ापा टुकुर टुकुर बस महेंद्र भैया का चेहरा ही ताकता है। कैसा जलील कर डालता है यह बुढ़ापा इंसान की गैरत को। रोहित की नौकरी न करने का इरादा मुझे बेचैन किए था। लेकिन रोहित तो फिल्मी दुनिया के ज्वार में गले गले तक उतर चुके थे और मैं तन्हा, बेचैन, दर्द से पीड़ित, प्रतीक्षारत, एक कठपुतली की तरह कि कब मेरा मास्टर आए और मेरी डोर खींचे। घर में था तो बस फोन, और 24 घंटों में मात्र 4-5 घंटों की रोहित की उपस्थिति जो सोने में गुजर जाती। जागकर नहाना, शेव, तैयार होना, और इस दौरान वही शूटिंग के किस्से। कल सीन ओके होते ही डायरेक्टर ने मुझे गले लगा लिया और विस्की ऑफर की। जानती हो क्या कहा? रोहित, तुम में संभावनाएं हैं, चमकोगे, अवश्य चमकोगे। रोहित डायरेक्टर की नकल करते हुए शेप करते जाते। इसमें मैं कहाँ थी? रोहित की जिंदगी में तो मेरा नामो निशान तक ना था। वे ऐसे चकाचौंध से भरे दिन थे जिसकी मरीचिका में रोहित निमग्न थे, और यथार्थ की तपती रेत में मेरे पांव छालों से भरे थे। अभी हमारी शादी हुए समय ही कितना गुजरा था। आंखों में स्वप्न होने चाहिए थे, पर मेरी आंखों में भय था, आशंका थी। बचपन की घटनाओं ने मेरे अंदर एक असुरक्षा की भावना भर दी थी। मैं उसी को लेकर सींचती रहती। मेरी भावनाओं को साझा करने वाला साथी होना चाहिए था, पर रोहित ने मुझे वनवास दे दिया था। रात रात भर शूटिंग चलती, फिल्मी पार्टियां चलती। मुंह अंधेरे रोहित लौटते और तुरंत सो जाते। मैं जागती रहती, अपने आप को रसोई में व्यस्त रखती, खाना बनाकर रोहित के जागने का इंतजार करती।
दोपहर ढल जाती, खाने का समय चाय के समय में तब्दील हो जाता। रोहित हड़बड़ाकर उठ बैठते। अरे 4 बज गए। उफ, 6 बजे से डबिंग है और सांता क्रूज पहुंचना है। दाढ़ी तक नहीं बनाई अभी। दाढ़ी बढ़ी ही कहाँ है तुम्हारी, यूं ही गाल छीले डालते हो। पहले मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लो, सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने। मैं सुनना चाहती थी कि तुमने भी तो कुछ खाया नहीं होगा, किंतु छोड़ो यार नाश्ता वाश्ता, तुम मेरे खाने की चिंता मत किया करो। जिंदगी में कुछ करने के लिए सबसे बड़ी बाधा है खाना। मैं रुआंसी हो उठी। रोहित को मेरी जरा भी परवाह नहीं। चाय का कप थामकर मैं चौके में आ गई। न जाने कौन सा भाग्य लेकर लड़कियां आती हैं जो शादी के 3-4 साल पति की बाहों में ही गुजर जाते हैं। रोहित चाय पीकर तरोताजा हो चले जाते, मेरे लिए छोड़ जाते काल रात्रि, तन्हा और शापित। सुबह का खाना गरम कर मैं जैसे तैसे अकेले बैठ ठूंस लेती। बाकी बचे खाने के लिए मैं बालकनी में खड़ी होकर उस बूढ़े भिखारी का इंतजार करती जो रोज ठीक 9 बजे आकर बालकनी की ओर देखते हुए गुहार लगाता था, कुछ खाने को मिल जाए माई। मैं सारा खाना उसे देकर उसका तृप्त होना देखती। यह बूढ़ा भिखारी महीनों मेरे अकेलेपन का साथी रहा है। मेरा वनवास रोहित की फिल्म रिलीज होने के दिन समाप्त हुआ। प्रीमियर शो में रोहित मुझे भी ले गए। ले जाकर कुमार साहब की बगल में बिठा दिया। विदेशी परफ्यूम से मेरा दिमाग भन आ गया। उन्होंने अपना चारों उंगलियों में पहनी अंगूठियों से भरा हाथ मेरी कुर्सी के हत्थे पर रख दिया। मैं सिमटी सिकुड़ी बैठी रही। फिल्म समाप्त होने पर कुमार साहब ने जेब से रेशमी बटुआ निकाला और उसमें रखी सुपारी चांदी के सरौते से काटने लगे। सरौते में लगे घुंघरू बज उठे। बधाई रोहित, तुम्हारा काम लाजवाब है। छोटे से रोल में तुमने अपना सिक्का जमा लिया। रोहित गदगद उनकी दी सुपारी फांक झट से उनके पैर छू लिए। उन्होंने रोहित को गले से लगा लिया। कहाँ घर है तुम्हारा, चलो छोड़ देते हैं। कार में कुमार साहब आगे बैठे, मैं और रोहित पीछे। कुमार साहब बार बार मुड़कर पीछे देख लेते। ठीक से तो है ना आप? मैं मुंडी हिला देती। अगले महीने हम 2 दिन की शूटिंग के लिए यूरोप जा रहे हैं। लौटकर अपनी नई फिल्म की घोषणा करेंगे। तुम्हारे लिए एक बड़ा रोल पक्का। रोहित की खुशी चरम पर थी, पर न जाने क्यों मैं उनकी खुशी में हिस्सा नहीं बटा पा रही थी। मैं बार बार कुमार साहब के पीछे मुड़कर देखने से तंग आ चुकी थी। घर आया, हमारे साथ कुमार साहब भी उतरे और ऐन सामने आकर मुझसे हाथ मिलाने के बहाने मेरी हथेली दबा दी। एक फांसी मेरे मन में गड़ी जो रोहित ने नहीं देखी। मैंने उन्हें बताई भी नहीं। वे बेहद खुश थे और मैं उनकी खुशी में बाधा नहीं बनना चाहती थी। महीनों एड़ियां रगड़ी हैं रोहित ने, तब जाकर यह दिन आया है। कुमार साहब शूटिंग के लिए यूरोप गए थे और बुधवार तक रोहित आराम के मूड में थे। जाते थे पर जल्दी लौट आते थे। शाम को रोहित ने खुद कॉफ़ी बनाई। एक्सप्रेसो कॉफ़ी वे बहुत अच्छी बनाते हैं। कॉफ़ी की चुस्कियों के दौरान उन्होंने बताया, फिल्म इंडस्ट्री का नशा ही अद्भुत है, स्मोक के नशे से भी तीखा। जब यह नशा उतरता है तो इंसान अपनी असफलता के यथार्थ को महसूस कर सोशल लाइफ में फिर लौट ही नहीं पाता। कितने तो संघर्ष करते करते दलाल तक बन जाते हैं और तस्करों के अड्डों तक पहुंच जाते हैं। मैं कांप गई। रोहित, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है। न जाने क्यों अक्सर आंधी बिजलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। तुम्हें तो खपत है, तुम्हारे बाबू की जिंदगी ने तुम्हें डरा दिया है। नौकरी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बस इसी को लेकर परेशान रहती हो। न जाने क्यों मेरे प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेती। रोहित ने कॉफ़ी का अंतिम घूंट भरा और सिगरेट सुलगा ली। देखो डियर, हमें जिंदगी में अपने उद्देश्य को लेकर चलना चाहिए। मेरा उद्देश्य है एक सफल कलाकार बनना, कुछ नया कर दिखाना। सोचो, है ना मुझ में कुछ जो कुमार साहब जैसे सफल प्रोड्यूसर की फिल्म मिली।
वरना प्रोड्यूसर्स की रिसेप्शनिस्ट के पास तो स्ट्रगलर्स का स्टैंडिंग ऑर्डर रहता है, टरकाने वाला कि अभी प्रोड्यूसर शूटिंग में बिजी हैं, विदेश यात्रा पर गए हैं, डायरेक्टर के संग मीटिंग चल रही है, कल आओ, परसों आओ, महीने भर बाद आओ, सालों आते रहो, घिसते रहो एड़ियां। कम ऑन यार, खुलो, जियो। लेकिन रोहित, यह दुनिया अंडरवर्ल्ड से भी तो जुड़ी है। डरती हूँ रोहित, कहीं कुछ। लेकिन मेरी बात अधूरी ही छूट गई। वे मुझे आलिंगनबद्ध कर मेरे कानों में फुसफुसाए, अपने रोहित को स्टार तो बनने दो, फिर डरना अंडरवर्ल्ड से। बुधवार को कुमार साहब यूरोप से लौट आए और आते ही इंडोर शूटिंग में व्यस्त हो गए। उनके कहने पर रोहित मुझे फिल्मी पार्टियों में ले जाने लगे, शूटिंग में ले जाने लगे। मेरे पास इन जगहों में पहनने लायक ढंग के कपड़े न थे। रोहित मेरे लिए 4-5 साड़ियाँ, सलवार सूट वगैरह ले आए। कुमार साहब ने दिए हैं तुम्हारे लिए, नज़दीक से देखो यार फिल्मी दुनिया को, घर में बैठे बैठे जंग लगा लोगी अपने आप में। ये तुम कह रहे हो या कुमार साहब? मैंने कहना चाहा। अब कुमार साहब बाकायदा हमारी जिंदगी के हर पहलू में विराजमान रहने लगे थे। उनकी मंशा के मद्देनजर रोहित भी जीवन के प्रति मेरी सीमाबद्धता को तोड़ उस महासमुद्र में मुझे तैराने लगे थे। और कुमार साहब कभी नरगिस के फूल, कभी विदेशी परफ्यूम, कभी कतरी हुई सुपारी, कभी ठहाके और कभी मात्र मुस्कान से मुझे नवाजने लगे थे। कभी अपनी फिल्म का कोई प्रेम भरा संवाद बोलकर बेबाकी से मेरा हाथ दबाकर पूछते, कैसा लगा? मैं सतर्क, हड़बड़ाई सी, किंतु तारीफ करने के लिए मजबूर। बहुत अच्छा, आपकी फिल्में तो लाजवाब होती हैं। अरे रोहित, कल एक गेट टुगेदर रखा है नई फिल्म के सिलसिले में वर्सोवा वाले बंगले पर, ले आना इन्हें भी। और सरौते के घुंघरू झुनझुनाने लगे। दूसरे दिन सुबह से रिमझिम बरसात हो रही थी। जाते जाते रोहित शाम को पहनने वाली मेरी पोशाक निर्धारित कर कह गए थे, टैक्सी ले लेना, बरसात की परवाह मत करना, आ ही जाना, वैसे भी बूंदा बांदी है, थम जाएगी तब तक। मैं तुम्हें 5 बजे अंधेरी स्टेशन पर मिलूंगा। अंगारों पर सिकते भुट्टों की सौंधी खुशबू लिए गीली हवा टैक्सी के शीशों से टकराई, मेरे बाल कंधों पर बिखर से गए। मैंने आंखें मूंद ली। मैडम, कहाँ रोकूं टैक्सी? ड्राइवर के पूछने पर आंखें खोली तो अंधेरी स्टेशन सामने था। रोहित ने मुझे देख लिया था। उसने हाथ के इशारे से टैक्सी रोकने को कहा, फिर पिछली सीट पर बैठते हुए मुस्कुराया। बरसोवा। टैक्सी सड़क पर फिसलने लगी। अच्छी दिख रही हो। रोहित ने मेरे कंधों पर अपनी बाह फैलाई और पिछली सीट से टिककर आंखें मूंद ली। बड़ा खूबसूरत बंगला था कुमार साहब का। चारों ओर फूलों से भरा बगीचा, सामने लहराता सागर और नारियल के पेड़। दूर कहीं मछुआरों की बस्ती थी, क्योंकि हवा में सूखती मछलियों की गंध समाई थी। बड़ा सा फाटक दरबान ने खोला। कुमार साहब बरामदे में पड़ी बेत की कुर्सी पर बैठे बैठे ही चिल्लाए, सीधे चले आओ रोहित। फिर अपने अल्सेशियन कुत्ते को भौंकने से मना करने लगे, नो जॉली नो। लेकिन गेट टुगेदर के नाम पर केवल हम 3। तो कुमार अकेले में रोहित से मिलना चाहते थे। मुझे रोहित की काबिलियत पर नाज हो आया। इतनी जल्दी तो अच्छे अच्छों को चांस नहीं मिलता ऐसी बड़े बजट की फिल्मों में काम करने का। गोरखा नौकर अखरोट की लकड़ी से बनी नक्काशीदार ट्रॉली पर विस्की की बोतल, सोडा, बर्फ और नमकीन सजाए हाजिर हुआ। अरे स्ट्रॉबेरी मिल्क लाओ इनके लिए, हमने कहा था ना बनाने को। उन्होंने मेरी ओर इशारा किया और रोहित से पैक बनाने को कहा। ग्लास खूबसूरत डिजाइन वाले लेकिन मिट्टी के थे, बल्कि ट्रॉली में रखे सभी बर्तन मिट्टी के ही थे। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क भी मिट्टी की मुगलई ढंग की नाजुक सी सुराही में बुलवाया गया था। रोहित ने पैक बनाए। कुमार साहब कहानी की थीम बताने लगे। बड़ी धांसू कहानी है और तुम्हारा रोल तो नायक प्रधान है। पूरी फिल्म में छाए रहोगे तुम। रोहित आभार से हंसे। आप देखिएगा,
शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। आपको कहानी कैसी लगी? उन्होंने मुझसे पूछा। मैं क्या कहती, सब कुछ तो था कहानी में। एक्शन, मारधाड़, स्मगलिंग, बलात्कार, ये भी खत्म हो गई। इस गोरखे को शराब का तजुर्बा नहीं। वैसे यहीं पास में दुकान है, मैं ले आता हूं, आप परेशान न हो। रोहित के कहते ही वे उठकर अंदर कमरे में चले गए। फिर रोहित को अंदर से आवाज दी। काफी देर दोनों अंदर ही रहे। ऊब कर मैं उठकर बगीचे में टहलने लगी। अचानक रोहित कार की चाबी लिए बाहर आए। मैं तेजी से उनके पास पहुंची। जल्दी आना, मुझे बोरियत लग रही है। रोहित कार में बैठ चुके थे, चेहरा तनावग्रस्त, नजरें झुकी हुई। देखो, अंदर उनके साथ जाकर बैठो। कुमार साहब जो कहें मान लेना। आखिर फिल्म में इतना बड़ा रोल दे रहे हैं मुझे। लाखों का एग्रीमेंट है। नहीं, कुछ मत सोचो। तुम मेरी हो, बस मेरी रहोगी। इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। और मैं कुछ समझूं, कहूं, बोलूं कि रोहित कार स्टार्ट कर चुके थे। मेरे पैर जहां के तहां जड़ थे। सब कुछ आर पार दिख गया था मुझे। नहीं, चकित नहीं थी मैं। बचपन से यही नियति रही है मेरी। मेरे अपने ने ही मुझे विदेह कर दिया था। मेरे मन ने मेरे शरीर को छूना बंद कर दिया था। बस आंखों में एक नदी सी उमड़ती, जो रात के अंधकार में तटों पर उफरने लगती। गिलाजत, नर्क की बिलबिलाहट, संबंधों की कीच। मुनिया, इधर आओ। गर्मी के दिनों में छत पर बिछे बिस्तरों में मेरे बिस्तर की ओर बढ़ता चचेरे भाई महेंद्र का हाथ। छोटे छोटे 4 भाई बहनों को लेकर महेंद्र ऊपर छत पर सोता था। नीचे आंगन में माँ, बाबू, चाचा, चाची। महेंद्र से बहुत छोटी थी मैं। मुझसे छोटे नरेंद्र, चुनिया, बिट्टू। 12 वर्षीय मैं, देह की अनुभूति से अनजान, और महेंद्र का बढ़ता हाथ मेरी फ्रॉक के बटनों में उलझता, तमाम सीने की टोह लेता उसका हाथ। मेरा खून जम गया था, जबान सूखकर तालू से चिपक गई थी। उस रात महेंद्र ने मुझे देह का अर्थ समझाकर विदेह कर दिया था। सुबह जब मैं छत से उतर रही थी तो मेरे पैर थरथरा रहे थे। मन में विद्रोह की चिंगारी थी, लेकिन जबान कटी हुई थी। किससे कहती, कैसे और क्या कहती? न हिम्मत थी, न शब्द। मेरी खामोशी ने महेंद्र के पाप को और भड़का दिया। फिर तो जब भी मौका मिलता, जहां मिलता, महेंद्र मुझे घसीट लेता। यह नरक मैंने उसकी शादी होने तक भुगता, और तिल तिल कर मरती रही मैं। और आज रोहित की महत्वाकांक्षा ने मुझे शोषण के कगार पर ला पटका। मेरे मांसल सौंदर्य को मोहरा बना उन्होंने शतरंज की बिसात बिछाई थी। मेरी आत्मा पर यह क्रूर आघात था। औरत की मांसलता असाधारण और महान पुरुषों को भी अपने मकड़ जाल में उलझा सकती है। रोहित ने यह नब्ज पकड़ ली थी। उसे छूनी थी ऊंचाइयां, लेकिन मेरे नारित्व पर अपने पंजे जमाकर। कुमार साहब लड़खड़ाते हुए मेरे पास आए और मुझे अपनी बाहों में समेटकर अंदर कमरे की ओर ले गए। कमरे में जहरीला नीला अंधकार था। रोहित की महत्वाकांक्षा सांप की जीभ सी मेरे चारों ओर लपलपाने लगी। हाँ, यह सांप मड़ी देगा, पर एवज में मुझे डस कर। और मैं नर्म गुदगुदे बिस्तर में धंसती चली गई। मुझे लगा मैं एक विशाल जंगल में गुम हो रही हूँ, जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हैं। मेरे बदन के कपड़े उन कांटों में उलझकर तार तार हो गए हैं। खरोंचें उभर आई हैं। देह चुनचुनाहट से भर गई है कि कुछ हलक में उड़ेले जाने की छलछलाहट, और जलता तुर्श घूंट मेरे हलक के नीचे उतर गया, संपूर्ण रूप से मुझे जलाकर खाक करता हुआ। पियो प्रिय, प्रियतमा, तुम्हारी मदहोशी से ही हम मदहोश होंगे। तड़प, जलन, चुनचुनाहट और महत्वाकांक्षाओं के तपते डूब, और मैं एक अभिशप्त आत्मा, जो हजारों साल, हजारों प्रलय और हजारों जन्मों से भटक रही हूं। शायद मैं इसी तरह असीम आकाश में फैले गहरे अंधेरे की परतों से टकराती रहूंगी, और न उस आकाश में चांद निकलेगा, न सूरज।
क्योंकि चांद रोहित की हवस महत्वाकांक्षाओं ने चुरा लिया है और सूरज जहरीले नीले अंधकार से झुलस गया है। फिर वह डरता भी है तो मंदिर की घंटियों से, जो उसके उगते ही बज उठती हैं, और नदी के पावन जल में डूबी हथेलियों से, जो पूर्व में लाली देख उसे अर्घ देने को भर उठती हैं। जिंदगी की ढेरों उलझने, अंतर विरोधों से भरे पलछिन और मन की चिंगारियों पर लाचारियों की परत दर परत झेलती मैं। रोहित उस घटना से स्तंभित न थे, मानो सब कुछ सुनियोजित ही था, बल्कि वे तो अपनी उपलब्धि पर खुश थे। आज एग्रीमेंट साइन हो गया। कुमार साहब की फिल्म में हीरो का रोल मिला है मुझे। और जानती हो हीरोइन कौन है? आज की सबसे हिट नंबर 1 हीरोइन। उमंग, उत्साह, आसमान को छूने की कोशिश। जमीन से ऊपर उठे रोहित के पैर और रौंदी जाती मैं। मेरे होठों पर शिकायत, विरोध या विद्रोह की हिम्मत को तो महेंद्र ने बचपन में ही दबा दिया था। मैं उसकी करतूतों का जिक्र कैसे कर सकती थी? माँ, बाबू, चाचा, चाची का क्या होता फिर? जब भी हिम्मत की उन्हें सब कुछ बता देने की, मेरी आंखों में उनका लाचार बुढ़ापा कौंधने लगता। तय था, सब कुछ सुनकर बाबू और चाचा महेंद्र को घर से निकाल देंगे और उसका निकाला जाना उनकी तबाही का बायस बन जाएगा। चुनिया, बिट्टो, नरेंद्र की भी तो जिम्मेदारी महेंद्र पर थी। बाबू की वकालत चल नहीं रही थी। वैसे भी बुआओं और चाचा की पढ़ाई शादी का भार ढोते ढोते अब उनके पास कुछ न बचा था। अधेड़ उम्र में तो चाचा की जिद पर बाबू ने शादी की थी और मैं और चुनिया इस दुनिया में आकर महेंद्र के कंधों का बोझ बन गए थे। चाचा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते करते रिटायर हुए थे। न पेंशन, न प्रोविडेंट फंड, न ग्रेच्युटी। बुढ़ापा दस्तक दे चुका था और दिल ने रोगी होने का ऐलान कर दिया था। जिस रात बाबू ने दिल के दर्द से बेहाल हो खून थूकना शुरू किया था, उस रात घर में महेंद्र की अहमियत बढ़ गई थी और मैंने उसकी हवस के लिए होम होने दिया खुद को, और होम कर दिया था रोहित के लिए भी इस शरीर को। तब से जिंदगी के इस पोखर का पानी कीचड़ बनकर सड़ांध मारने लगा है, जिस पर मच्छर भिनभिनाते हैं, जबकि खिलने चाहिए थे कमल। जिंदगी की तमाम सुविधाओं से युक्त सबसे महंगे इलाके में शानदार बंगला, गाड़ी, विदेशों की उड़ानें, सब कुछ मयस्सर करा दिया रोहित ने। लेकिन किस शर्त पर? मेरी सुहाग सेज पर मणिधारी सर्प छोड़कर कि उसकी मणि छीननी है मुझे, स्वयं को दांव पर लगाकर। रोहित की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़ रही थी। रोहित शूटिंग की व्यस्तता से थक चुके थे और कुछ दिन स्विट्जरलैंड में आराम करना चाहते थे। लेकिन तभी मुझे अपने अंदर पनपते अंकुर का पता चला। मेरा सिर चकराने लगा। चेकअप के बाद डॉक्टर ने रोहित को जब पिता बनने की बधाई दी तो रोहित ने मुझे बाहों में उठा लिया और झूले पर बैठाते हुए मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, जो भी मैंने चाहा। मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। लेकिन मैं नहीं रोहित, मैं माँ नहीं बनना चाहती। मेरे सपाट उत्तर पर रोहित चौंके। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? मैं झूले पर ही टिक गई, आंखें मूंद ली। रोहित, क्या तुम पसंद करोगे कि हमारे बच्चों पर लोग उंगलियां उठाएं कि इनकी मां चरित्रहीन है, इनके पिता मात्र एक दलाल जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की खातिर पत्नी तक का सौदा करते रहे? चटाक! मेरे गाल पर रोहित की 5 उंगलियां उछल आईं। कमाक औरत, आज की दुनिया की यही मांग है, वरना करते रहो जिंदगी भर क्लर्की और खाते रहो दाल रोटी। मैं रो पड़ी। उबलते आंसू गालों पर से ढुलक कर मेरा सीना भिगोते रहे। रोहित ने परवाह नहीं की और उठकर चले गए। तो यह था मेरे गूंगे समर्पण का सिला। रोहित को मेरी तबाही का जरा भी रंज न था, बल्कि वे तो मेरी मां बनने की इनकारी से मुझसे खींचे खींचे से रहने लगे। ज्यादातर समय शूटिंग में व्यस्त रहते और घर में होते तो फोन।
कभी बड़ी बहन को, कभी पापा जी को, या कभी दोस्तों को। लातूर में भूकंप आया था। भूकंप के झटके मुंबई ने भी खाए थे। एक भूकंप मेरे मानस का, एक झटका मेरे दिल का, मेरे मन की दीवारों को भी तिड़का गया था। इनका फोन था स्टूडियो से। सुनो, हम सब लातूर के भूकंप पीड़ितों के लिए अपना एक दिन का मेहनताना डोनेट कर रहे हैं, लेकिन मैं 5 लाख का अतिरिक्त चेक दे रहा हूं। इतने धन का करेंगे क्या? न हमारे आगे कोई, न पीछे। दीवारें तिड़की, मन ढह गया। तीव्रता से एहसास हुआ कि मुझे क्या हक है रोहित की गृहस्थी वीरान रखने का। लेकिन मां न बनने का मेरा इरादा भी पक्का था, और इस गलीज शरीर को कहीं और रिश्तों में बांधना मुमकिन न था। अपने आप से घृणा थी मुझे। मैं जलती लौ नहीं, बल्कि बुझती बत्ती थी, जो मात्र प्रदूषण फैलाती है। नौकरी करना मेरे वश में न था। नौकरी के लिए चाहिए हिम्मत और स्वाभिमान, जो दोनों ही कुचले जा चुके थे मेरे अंदर। रह गया था घृणा योग शरीर, और फिर घृणित शरीर का घृणित प्रोफेशन। कहकर वह जोर से हंसी। उसकी हंसी से खिड़की के रास्ते कमरे में फुदाकाई गौरैया चिड़िया सहम गई। मिथिलेश जी, जब इंसान जबान से कुछ कह नहीं पाता, तो उसका दिमाग, उसकी सोच कहती है। मेरी सोच ने मुझे सलाह दी कि जब जलालत से भरी जिंदगी ही जीनी है, तो क्यों ना खुलकर स्वतंत्र रहकर जीऊं, चुनौती बनकर जीऊं, पुरुष की बर्बरता के खिलाफ एक आंदोलन बनकर जीऊं। मैंने रोहित को सच्चे दिल से चाहा, इसीलिए उसकी गृहस्थी से चुपचाप अलग हो गई। वे तो इन दिनों अपनी पत्नी और बेटी के साथ मॉरिशस में छुट्टियां बिता रहे हैं। एक एक पल की खबर रखती हूं मैं। आखिर धर्म से तो उनकी विवाहिता हूं। वे धर्म नहीं निभा पाए, यह बात दीगर है। कुमार साहब अब भी मेरे लिए बेचैन रहते हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देती। उनके पास सपने थे। रोहित ने उन सपनों को खरीद लिया। बुलाते हैं अक्सर, जाती हूं मैं। अरे, हम तो वह नालियां हैं मिथिलेश जी, जो पुरुषों के मन के, दिमाग के, वासना के तमाम कचरे को बहा ले जाती हैं, ताकि आप जैसी सुहागनों का घर ना उजड़े। उफ, कैसा जज्बा रखती है यह औरत। अपने को मिटाकर अपनी बर्बादी का जश्न मनाती। सहसा मिथिलेश अपने को बौना महसूस करने लगी उसके आगे। उसकी आंखें छलछला आईं। अरे, आप रोने लगी मिथिलेश जी? मुझे देखिए, मैंने अपने सारे आंसू आंखों की रेत में सूख जाने दिए हैं। तभी उसकी आंखों के मरु से एक तूफान सा उठा, और मिथिलेश की डायरी के पन्ने उसकी कहानी के घाव से फड़फड़ा उठे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।